दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों को पता होगा सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप लोगों को तैयारी में लग जाना है और अब आप लोग रेगुलर टेस्ट दीजिएगा और डेली सोल्यूशन देखिएगा। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सोल्यूशन नहीं देखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग रेगुलर टेस्ट लगाइए और सोल्यूशन देखिए। तो आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ 15 बाल विकास के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा वृद्धावस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था होगा दोस्तों। जैसे देखिए, ये बाल्य अवस्था ऐसा एज होता है जब हम लोग को कोई कुछ बोलता है तो क्या होता है, शर्म लगता है। जैसे कोई कुछ बुलाया, बाबू इधर आओ, तो क्या होता है, वो शर्मा जाता है। तो सबसे ज़्यादा शर्माता है। और गर्व जैसी भावना की विकास किस अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? पहला ऑप्शन है कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, यानी कि कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। दूसरा है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। तीसरा है परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना। और चौथा ऑप्शन है आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा जो है, जहाँ तक संभव हो राज्य में बोले जाने वाली सभी भाषाओं में उसमें शिक्षा के दिए जाने की सिफारिश की गई है। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस नीति के अंतर्गत, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है वो राजभाषा आयोग 1955, राज्य भाषा आयोग 1955 की सिफारिश में से एक भारतीय भाषाओं के ज्ञान और सीखने की सिफारिश को भी शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 1955 में। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। दूसरा है परिहार उन्मुख महाभारत लक्ष्य। तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य। और चौथा है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्षण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह महारत हासिल करने की दिशा में जो है उन्मुख लक्ष्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेग और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करणों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध जो है वो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक क्या होता है, प्रभावित होते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। त्रुटियों के बारे में जो है, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। ये भूमिका नहीं होती, ये तो गलत है। और इनाम और सजा तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। और ये स्वयं खोज और सुधार कैसे वो सक्षम नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, ये त्रुटि सुधार को शिक्षार्थियों को उनके भाषा उपयोग पर दिए गए फीडबैक के रूप में देखा जाता है। कोई भी शिक्षक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि छात्रों द्वारा बोलते या लिखते समय की गई त्रुटियों को ठीक करना भाषा अधिग्रहण में सबसे कठिन कार्य में से एक है। ये तो कभी कोई नहीं बोल सकता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल ये क्या है? तो पहला ऑप्शन है, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, केवल विषय वस्तु के रखने पर निर्भर है। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अधिसंज्ञानात्मक कौशल जो है, ये सी केवल वाला वर्ड तो गलत होता है। और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, सी के लिए। ये चिंतन और अधिगम को क्या करते हैं? ये नियमित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन विनम्र, दूसरा सक्रिय, तीसरा आंशिक और चौथा निष्क्रिय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय, यानी कि एक्टिव। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ये प्रभावी अधिगम का जो है वो मुख्य कारण क्या है? तो वो विषय सामग्री का स्वरूप सरल से कठिन की ओर, बालक की शारीरिक एवं मानसिक विकास हो, बालक में क्या हो, परिपक्वता हो, सीखने का समय और थकान की प्रेरणा, ये सब क्या होना चाहिए? खेल खेल में सीखना चाहिए, पूर्ण सामूहिक के रूप से होना चाहिए, छात्रों का सक्रिय रूप में भागीदारी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है, असंदर्भित पाठ्यक्रम। दूसरा, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां। और चौथा ऑप्शन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असंदर्भित पाठ्यक्रम। विद्यार्थियों की असफलता के लिए असंदर्भित पाठ्यक्रम जिम्मेदार है। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? विद्यालय में उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय इस बात पर बल देना चाहिए कि छात्रों का उससे विकास हो, छात्रों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? विकास पाठ्यक्रम से किया जाता है। तो असंदर्भित पाठ्यक्रम तो ये असफलता का मुख्य जिम्मेदार हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार मानते हैं? पहला ऑप्शन है, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना गया हो। दूसरा ऑप्शन है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक हो। तीसरा, जो उनके लिए पूरी तरह से और अपरिचित और अज्ञात है। चौथा ऑप्शन है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। तो इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी जिस ज्ञान को जो है वो पहले से ही समझ और मान लिया है, उसे जो है क्या होना चाहिए, मतलब विद्यार्थी जिस ज्ञान को पहले से ही समझा और मान लिया उस प्रकार के ज्ञान के निर्माण का आधार बना सकते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, विकास से निम्न में से किस पर निर्भर है। तो पहला ऑप्शन है आनुवंशिक बनावट, दूसरा भौतिक वातावरण, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1, 2 और 3, आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण और तीसरा जो हो जाएगा वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक, एक ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारे संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारे संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन इनाम, दूसरा सांस्कृतिक उपकरण, तीसरा स्कीमा और चौथा संज्ञानात्मक द्वंद्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारे संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव जो है वो सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है। ये वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास में जो है समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला है, मतलब वो समाज और सांस्कृतिक पर ही सबसे ज़्यादा बल डाला है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। 12 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन भाषा, दूसरा परिपक्वता, तीसरा संगठन और चौथा संतुलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका भाषा क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण औजार माना गया है। भाषा को क्या माना गया है, महत्वपूर्ण औजार। इसके अनुसार जो है अधिगम और विकास की प्रक्रिया में बालक की सक्रिय मतलब भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की ने लेव वाइगोत्स्की जो है ये कहे थे कि बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा का अधिगम कर पाता है। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग यानी कि सीखना। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील कक्षा कक्ष, दूसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, तीसरा व्यवहारवादी कक्षा कक्ष और चौथा शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता है। ये प्रगतिशील कक्षा कक्ष, प्रगतिशील कक्षा कक्ष जो है वो शिक्षा का एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। शिक्षक बच्चे को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। ये जो है ये करके सीखने को बढ़ावा देते हैं प्रगतिशील कक्षा कक्ष। प्रगतिशील शिक्षा की संकल्पना किसने दिया, तो ये जो दिए थे वो दिए थे जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा की संकल्पना जॉन डेवी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी पहला ऑप्शन अपने सींग के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, दूसरा ऑप्शन ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, तीसरा कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं और चौथा निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुसरण और अनुकरण करते हैं। तो ये जो है ये सिंह
यहाँ मिस हो गया है, वो अपने स्वयं होगा यहाँ पे। वे अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, इसका ये ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। दोस्तों ये सक्रिय जो है ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड जो होता है वो 90% चांस रहता है कि वही आंसर होगा। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी के ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ जो होता है शिक्षण की संपूर्ण कार्य योजना बालक के चारों ओर रहनी चाहिए। यानी कि कोई भी निर्णय शिक्षा से संबंधित लिया जाता है तो वह बालक को केंद्र मानकर किया जाना चाहिए। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी जरूर होनी चाहिए। शिक्षक के लिए जो है वो बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता इसलिए भी जरूरी होता है ताकि वो इसका प्रयोग कर शिक्षा संबंधी क्षेत्र जैसे कि हो गया अनुशासन, व्यवहार, जागरूकता इत्यादि के क्षेत्र में क्या करे, वो कर सके। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मानसाओं और भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? पहला ऑप्शन है प्रकृतिवादी, दूसरा अंतर व्यक्तित्व और तीसरा है अंतः व्यक्तित्व, चौथा स्थानिक। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावना और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता जो है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है। और ये हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है वो सामान्य बुद्धि में 9 तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती है। ये 9 प्रकार की बुद्धि का विशेष गुण है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और मस्तिष्क में वो संचालन के नियम जो क्या करती है, अलग अलग करती है। ये 9 बुद्धि का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। वैसे एक बार सुन लीजिए, ये गार्डनर के द्वारा जो 9 प्रकार की बुद्धि है वो कौन कौन सी बुद्धि है? तो भाषाई बुद्धि पहला है, भाषाई बुद्धि, फिर है तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। इस तरह से 9 बुद्धि की कल्पना की गई है। धन्यवाद।